हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का फोर्थ सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 19 टॉपिक हम प्रीवियस 3 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, देन हम जानेंगे गैन नेगाई फेस्टिवल के बारे में, हीट डोम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं चर्चा करेंगे उसके बारे में, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी कि बाइंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जिसको हम पीएम श्री स्कीम के नाम से जानते हैं चर्चा करेंगे इसके बारे में, एक डिसीज कालाजार डिसीज जिसको बिस्लेरियासिस लेशमैनियासिस के रूप में जाना जाता है जानेंगे इसके बारे में, और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वह यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से एक है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आईसीजे है एक एपेक्स कोर्ट है, जिसके अंतर्गत जो नेशंस के कोर्ट हैं वह इसके अंतर्गत अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आईसीजे है ये 15 जजेस से मिलकर बना होता है और इनका जो टेन्योर होता है वह 9 साल के लिए होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि आईसीजे यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नीदरलैंड के हैग में स्थित है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक एपेक्स कोर्ट है जिसके अंतर्गत नेशंस के जो कोर्ट हैं वह इसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये नेशंस के कोर्ट के लिए एपेक्स कोर्ट के रूप में वर्क नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आईसीजे है ये मिलकर बना होता है 15 जजेस से और इसके अंतर्गत जो जजेस का टेन्योर होता है वह 9 साल के लिए होता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो इजराइल के द्वारा इलीगल ऑक्यूपेशन किया गया है फिलिस्तीन के ऊपर, तो उसके संदर्भ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वह ओपिनियन लेना चाहती है। अगर हम बात करें इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये बात है 20th सेंचुरी की, जिसके अंतर्गत जो ज्यूस के द्वारा क्लेम किया जाता था फिलिस्तीन लैंड पर कि वह उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जबकि वहाँ पर जो मेजोरिटी में थे वह अरब वहाँ पर मेजोरिटी में थे। इसके अलावा 1920 से 40 के बीच में जब इनका ज्यूस का परसिक्यूशन हुआ इन यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा, तो इसके कारण से इनका जो माइग्रेशन हुआ फिलिस्तीन की लैंड पर, जिससे ये सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो गई। इसके बाद 1947 में यूएन के अंतर्गत वोट हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि स्प्लिट कर दिया जाएगा फिलिस्तीन को 2 पार्ट में, जिसमें एक रहेगा ज्यूइश के लिए और दूसरा रहेगा अरब्स के लिए। लेकिन इसका जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया अरब स्टेट के द्वारा और इसके अंतर्गत जो डिक्लेरेशन कर दिया गया 1948 में इजराइल का। इसके बाद से ही फर्स्ट अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हुई और इसके अंतर्गत जब इसका जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुई उसका जब सीज फायर हुआ, तो उसके अंतर्गत जॉर्डन के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया वेस्ट बैंक को और इजिप्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया गाजा को, और जो जेरूशलेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर स्टार्ट होती है अरब्स और इजराइल के बीच में, और जब इस वॉर का एंड होता है तो उसमें इजराइल ने यहाँ पर जो टेरिटोरियल कंट्रोल कर लिया होता है सिनाई पेनिनसुला पर और गाजा स्ट्रिप पे फ्रॉम द इजिप्ट, वेस्ट बैंक एंड और ईस्ट जेरूशलेम पर फ्रॉम द जॉर्डन, और गोलन हाइट्स जो सीरिया की थी उससे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया होता है इजराइल के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इजराइल के द्वारा आज भी ऑक्यूपाई किया जाता है वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूशलेम को, और वहां पर वे ज्यूस सेटलमेंट्स को लगातार बिल्ड कर रहा है। इसके संदर्भ में 2004 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये कहा गया था कि इजराइल के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया है वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूशलेम को, तो वह उसके द्वारा इलीगल रूप से यानी कि अवैध रूप से उसको वहां पर कब्जा किया हुआ है। अगर हम इसको मैप पर समझने की कोशिश करें तो जो गाजा स्ट्रिप वाला जो रीजन था इसको कैप्चर कर लिया गया था 1967 में फ्रॉम द इजिप्ट इजराइल के द्वारा। तो इसका जो स्टेटस है अगर हम आज की बात करें तो 2005 में इजराइल के द्वारा यहाँ से अपने ट्रूप्स को हटा लिया गया और ये जो एरिया है अभी फिलिस्तीन कंट्रोल में है। तो जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है अभी फिलिस्तीन के कंट्रोल में है।
इसके अलावा जो सिनई को जो कैप्चर किया था 1967 में फ्रॉम द इजिप्ट, तो इसको रिटर्न कर दिया गया था 1979 में। एक पीस अकॉर्ड हुआ था इजिप्ट और इजराइल के बीच में, तो इसको वापस कर दिया गया था इजिप्ट को। साथ ही जो 1967 में जो गोलन हाइट्स को कैप्चर किया गया था इसराइल के द्वारा, तो 1981 में इसको यहाँ पर जो एनेक्सेशंस हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और ये जहाँ पर लेकिन इसको अभी भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। साथ ही साथ जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम की जो बात है 1967 में इसको जॉर्डन से जो इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया था, तो इजराइल इसको कंटिन्यू इसको ऊपर कब्जा बनाए हुए है, और वह लगातार यहाँ पर ज्यूज जो सेटलमेंट्स हैं उनको लगातार बिल्ड करता जा रहा है। और जॉर्डन और इजराइल के बीच में भी 1994 में एक पीस पैक्ट हो चुका है, जिसमें जॉर्डन भी यहाँ पर उसका साथ देता है। इसके अलावा इस मैप में जो भी आपको वाइट वाला जो रीजन दिख रहा है उस पर अभी इजराइल का कंट्रोल है, और जो गाजा वाला जो एरिया है उस पर फिलिस्तीनियन का कंट्रोल है, और जो वेस्ट बैंक के भी अधिकांश और ईस्ट जेरूसलम पर भी ये इजराइल का ही अधिकार है। इसके अलावा इजराइल के विषय में ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो सीमा है वह मेडिटेरियन सी से लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है, और इसके अंतर्गत जो पीस पैलेस के रूप में जो हैग नीदरलैंड में ये इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक जो 6 यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से जो 5 हैं उसका आपको हेडक्वार्टर दिखेगा न्यूयॉर्क में, और ये केवल एक ऐसा हेडक्वार्टर है जो कि आपको न्यूयॉर्क के बाहर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो चीफ जुडिशियल ऑर्गन्स भी कहा जाता है इसको यूएन का, और इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूएन के चार्टर 1945 से, और इसने अपना काम शुरू किया 1946 से, जिसने रिप्लेस किया था एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को, जो कि फंक्शन करता था पीस पैलेस सिंस 1922 से। इसके अलावा अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो आईसीजे है, ये कंपोज होता है 15 जजेस से मिलकर ये बना हुआ है, और इन जजेस का जो टेन्योर रहता है वह 9 साल के लिए रहता है, और ये इलेक्ट किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट होते हैं उसके अंतर्गत उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त करनी होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। साथ ही साथ इसमें जो 2 जज एक किसी भी एक नेशनलिटी के नहीं हो सकते, यानी कि इसमें एक कंट्री से एक ही जज हो सकता है। साथ ही साथ इसके जो इलेक्शंस होते हैं हर 3 साल में इसका इलेक्शन किया जाता है, क्योंकि 1/3 ऑफ जो सीट्स हैं इसके अंतर्गत हर 3 साल में उसको ये वेकेंट हो जाती है। और इसके अंतर्गत जो रिटायर्ड इसके अंतर्गत जो जज होते हैं वे री इलेक्ट होने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अंतर्गत जो मेंबर होता है आईसीजे के अंतर्गत वह रिप्रेजेंट नहीं करता अपनी गवर्नमेंट को, बल्कि वह इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मजिस्ट्रेट होता है। इसमें जो जजेस होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी जो रेस्पेक्टेड कंट्री है उसके अंतर्गत वह हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, साथ ही साथ एक जुरिस्टिस्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए इन द इंटरनेशनल लॉस में। साथ ही इसमें जो इनका कंपोजिशन रहता है 15 जजेस का, तो हर एक रीजन से कुछ इसमें स्पेसिफिक जजेस को लिया जाता है, जैसे कि 3 फ्रॉम द अफ्रीका और 2 फ्रॉम द लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से, 3 फ्रॉम द एशिया और 5 फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स और 2 फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप से उनको लिया जाता है। इसके अलावा इन 15 जजेस में से ही एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार को इसके अंतर्गत चुना जाता है। और हर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत जो चार्टर के अंतर्गत शामिल है, तो उसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट को वो इसके अंतर्गत नियुक्त करवाना चाहती है तो उनको उसके रूप में उस कैंडिडेट को प्रपोज करना होता है। अगर हम बात करें आईसीजे के अंतर्गत भारत के जज के बारे में, तो इन नवंबर 2017 में इंडिया के जो दलवीर भंडारी हैं वह फिर से इसके अंतर्गत री इलेक्ट हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत, जिनका जो टर्म है वह एंड होगा 2027 तक। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो गैन नेगई जो फेस्टिवल है एक मेजर फेस्टिवल है किस स्टेट का है? क्या ये नागालैंड का है, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश का? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो गैन नेगई जो फेस्टिवल है वह आयोजित किया जाता है मणिपुर में। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो गैन नेगई जो फेस्टिवल है जेलियनग्रांग कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक बिगेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट और कल्चरल फेस्टिवल है अक्रॉस द स्टेट। इसके अलावा जो जेलियनग्रांग जो कम्युनिटी है ये कंप्राइज करती है 3 नागा ट्राइब्स को, जिसके अंतर्गत रोंगमेई, लियांगमेई,
एंड जेमी ट्राइब इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि ट्राई जंक्शंस ऑफ आसाम, मणिपुर और नागालैंड पे इनकी आबादी पाई जाती है। इसके अलावा जो जेलियनग्रोंग है एक सदर्न ग्रुप ऑफ नागा लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, जो कि आपकी तिब्बतन बर्मन लैंग्वेजेस से संबंधित है और ये साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आती है। इसके अलावा नागालैंड की जो लियांगमेईस और जो जेमीस हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है जेलियांग के रूप में, और जो रोंगमेई है जो नागास हैं फिर इसके अंतर्गत काबोई के रूप में जाने जाते हैं। तो इसके संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा जो ज्ञान नेगई जो फेस्टिवल है ये जेलियनग्रांग कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर में आयोजित किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीट डोम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो फिनोमिना है हीट डोम का वह बिगिन होता है, स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं ओशियन टेम्परेचर्स के अंतर्गत, तब ये एक तरीके से ये फिनोमिना स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो हीट डोम है ये हेल्प करता है क्लाउड को फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ ये जो मोर रेडिएशंस है सन की उसको यहाँ पर ग्राउंड पर हिट करने के लिए ये अलाउ करता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो हीट वेव है एक तरीके से पीरियड है कि वह जिसके अंतर्गत एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर हो जाता है, और ये जो नॉर्मल मैक्सिमम जो टेम्परेचर से हाई होता है और कितने दिन तक होना चाहिए, ये मोर देन लास्ट 2 डेज ये होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि हीट डोम का जो फिनोमेना है ये इसकी जो शुरुआत होती है कि स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ जाते हैं इन द ग्रेडियंट और जो ओशियन के टेम्परेचर्स के बीच में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो हीट डोम है हेल्प करता है क्लाउड के फॉर्मेशन को, और ये एक तरीके से अलाउ कर देता है, ये अलाउ नहीं करता है जो रेडिएशन होती है सन जो कि ग्राउंड को हिट करती है, तो उसको ये उस पर ग्राउंड पर आने नहीं देता। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो हीट डोम होता है ये प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है क्लाउड को फॉर्म होने से, और जब उसके अंतर्गत क्लाउड नहीं होते तो जो सनलाइट्स होती है वह ग्राउंड पर डायरेक्ट हिट करती है, जिसके कारण से जो सन का जो रेडिएशन का जो प्रभाव है वह धरती पर ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि हीट वेव एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण से एबनॉर्मली रूप से हाई टेम्परेचर हो जाता है और जो कि नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है फॉर मोर देन लास्ट 2 डेज। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इस हीट डोम कॉन्सेप्ट के बारे में। जो सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप हैं ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सट्रीम वार्म, उसके अंतर्गत जो हीट डोम जो फॉर्मेशंस हैं इस रीजन्स पर देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से ये हीट डोम अभी चर्चा में है। अगर हम बात करें इस फिनोमेना की, तो ये फिनोमेना की शुरुआत होती है जब स्ट्रॉन्ग चेंजेस आते हैं ओशियंस के टेम्परेचर्स में, तब ये फिनोमेना स्टार्ट होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस के अंतर्गत ये एक तरीके से जो कन्वेंशंस होता है जिसके अंतर्गत जो आपके ग्रेडियंट्स इसमें जो बन जाते हैं वार्म एयर्स, जो कि ओशियन सरफेस के संपर्क में आने से वह जो एयर है उसका टेम्परेचर इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रिवेलिंग जो प्रचलित जो पवनें होती हैं वह जो इसमें जो हॉट एयर्स को ये ईस्ट की तरह इसमें मूव कराती हैं, साथ ही साथ इसमें जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है वह उसका नॉर्दर्न पार्ट में उसका शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से इसके अंतर्गत जो एयर होती है वह यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाती है, और इस हॉट एयर के यहाँ पर ट्रैप होने के कारण ये जो है हीट वेव का रिजल्ट इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम की, तो ये एक तरीके से रिलेटिवली नैरो बैंड्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स का इन द अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसके अंतर्गत जो हवाएं और जो विंड होती हैं इसके अंतर्गत, तो उसका जो डायरेक्शंस होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है इन द जेट स्ट्रीम, और इसका जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में इसका शिफ्ट होता रहता है। जो हमने अभी हीट डोम की जो कंडीशंस की बात की, तो जब ये जो आपका जेट स्ट्रीम है तो जब वह नॉर्थर्न में पार्ट में शिफ्ट होता है तो तब इस तरीके की कंडीशंस वहां पर बनती है। इसके अलावा इसमें जो स्ट्रॉन्ग चेंज होते हैं ओशियन टेम्परेचर्स के फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो जिसके कारण से हीट डोम का ये कारण बनता है। और इसमें जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस की अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज हो रहा है पास्ट फ्यू डिकेड्स में, और जो कि आपके जो ईस्टर्न पैसिफिक जो रीजन है उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
इसके अलावा जो हीट डोम की जो कंडीशंस होती है वह क्लाउड को फॉर्मेशन करने में भी ये रोकती है, जिसके कारण से जो सन की जो रेडिएशंस हैं वह डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करती हैं और ये मोर रेडिएशंस को यहाँ पर ग्राउंड पर आने के लिए अलाउ करती है। इसके अलावा जो हीट डोम की जो कंडीशंस होती है ये इफेक्टिवली एक तरीके से जो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, जिसके अंतर्गत आप किसी को अगर किसी लिड से ढक दें, यानी कि किसी के ऊपर आप ढक्कन लगा दें और उसको नीचे से उबलने दें, तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती है वह उसको आप हीट डोम की कंडीशन से समझ सकते हैं, जो कि कारण बनता है हीट वेव्स का। इसके अलावा अगर हम इसको इसमें समझने की कोशिश करें तो जो हीट डोम वाली जो कंडीशंस है इस तरीके का इसमें डोम इसमें जनरेट हो जाता है। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो ये एक तरीके से एटमॉस्फेयर है जिसके अंतर्गत जो हॉट ओशियन जो एयर है उसके ऊपर एक तरीके से आपने लिड ढक दिया है, तो एक तरीके से कैप का काम कर रहा है, जिसके कारण से ये उसको और ज़्यादा कंप्रेस करके उस और ज़्यादा हीट को जनरेट कर रहा है। इसके अंतर्गत जब समर के अंतर्गत जेट स्ट्रीम जब नॉर्दर्न रूप में ये शिफ्ट होती है तो इसके कारण से ये स्थिति पैदा होती है और इसमें जो हॉट एंड जो स्टैग्नेट जो एयर होती है वह एक्सपेंड होती है अपवर्ड्स में। जब इसका जो जेट स्ट्रीम का अपवर्ड इसके अंतर्गत मूवमेंट होता है तो उसके बाद से ये एयर भी एक्सपेंड होती है अपवर्ड। इसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग एंड जो हाई प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ये सारी कंडीशंस मिलके साथ ही साथ इसमें लानिना भी इम्पैक्ट करता है, तो उसके कारण से ये एक तरीके से यहाँ पर स्टैग्नेंट एयर यहाँ पर जनरेट हो जाती है। इसके बाद इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस के तहत जो हॉट एयर होती है वह इसमें कोशिश करती है कि वह इससे बाहर चली जाए, लेकिन इसमें जो हाई प्रेशर होता है उसको फिर से उसमें बैक डाउन कर देता है, जिसके बाद इसमें जो डोम के अंतर्गत जो एयर होती है वह और ज़्यादा सिंक हो जाती है और ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है और वह रिलीज करती है और ज़्यादा हीट। इसके बाद इसमें जो पवनें होती हैं वह इस जो हॉट एयर को ईस्ट की तरफ इसको फ्लो कराती हैं और जिसके अंतर्गत जो जेट स्ट्रीम के ट्रैप्स होने के कारण ये जो एयर सिंक होती है, तो ये इसका जो कंबाइंड रूप से इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वह हीट वेव के रूप में देखने को हमें मिलता है। और इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे हॉटर तक ज़्यादा और ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसके कारण से जो स्ट्रॉन्ग बनेगा हीट डोम, और अगर इसके 22 वर्षा की अगर हम बात करें तो कम टेम्परेचर है तो उसके कारण से जो हीट डोम होगा वह भी वीक बनेगा। तो जो हीट डोम की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो ये हमने बात की हीट डोम की कंडीशंस के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें तो हीट वेव किसे कहते हैं। जो हीट वेव एक तरीके से पीरियड ऑफ एबनॉर्मली जो हाई टेम्परेचर होता है और इसमें जो नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और ये कब तक रहता है, लास्ट मोर देन 2 डेज अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो उस कंडीशंस को हीट वेव कहा जाता है। जो हीट वेव की जो कंडीशंस है टिपिकली आपको देखने को मिलेगी मार्च एंड जून के अंतर्गत, लेकिन सम रेयर केसेस में यह आपको जुलाई के अंतर्गत भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो हीट वेव्स है ये एक आपके जो विथ और विथआउट हाई ह्यूमिडिटी भी हो सकते हैं, और इसका जो पोटेंशियल है कि वे कवर कर सकता है लार्जर एरिया को और एक्सपोज कर सकता है आपके हाई नंबर ऑफ पीपल, जिसके अंतर्गत जो उनको हैजार्डस हीट का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हीट डोम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बाइंड स्कीम है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन लाना चाहती है पब्लिक ब्रॉडकास्टर जैसे कि प्रसार भारती के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है बाइंड स्कीम को 2025-26 के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये प्रोवाइड कराती है नेसेसरी जो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ ये इम्प्रूव करती है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ पब्लिक जो ब्रॉडकास्टर है उसकी जो हाई क्वालिटी उसको कंटेंट की आवश्यकता है उसको ये प्रोवाइड कराती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि बाइंड जो स्कीम है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एक तरीके से मॉडर्नाइज करना चाहती है पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग है क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया है बाइंड स्कीम को
2025-26 तक के लिए, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है जिससे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके, साथ ही साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जो हाई क्वालिटी इसके अंतर्गत जो कंटेंट है उसको डेवलप किया जा सके। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर है आपका 2 एंड 3 ओनली। ये जो ब्रॉडकास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क जो डेवलपमेंट स्कीम है, बाइंड स्कीम, इसके अंतर्गत कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है बाइंड स्कीम को 2025-26 के लिए। और इसमें जो बाइंड एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन लाएगी पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आते हैं। इसके अलावा ये एक प्रोवाइड कराती है इनको नेसेसरीली जो फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ ये हाई क्वालिटी कंटेंट को ये डेवलप कर सकें उसके लिए इनको सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ जो एयर फ्रिक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है उसको ट्रांसमीटर्स इसका जो कवरेज है उसको 80% तक पहुंचाना है जो ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि अभी 66% है। इसके अलावा इसमें 8 लाख जो डीडी जो फ्री डिश सेटअप जो बॉक्स हैं उनको प्रोवाइड कराना है जो भी इस रिमोट विलेजेस में रहते हैं और जो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म वाले जो क्षेत्र हैं या जो बॉर्डर एरिया वाले क्षेत्र हैं उनके लिए जो 8 लाख डीडी फ्रेश इसके अंतर्गत जो डिश सेटअप बॉक्स इनको प्रोवाइड कराना है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बाइंड स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पीएम श्री स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि डेवलप कर रही है 14,500 न्यू स्कूल्स को अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो सिलेक्टेड जो स्कूल्स होंगे उनको इक्विप किया जाएगा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे कि आपकी स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज और स्पोर्ट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट से। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अराउंड आपके 14,500 स्कूल्स होंगे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू अ मॉडल स्कूल, जो कि इसके अंतर्गत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके कंपोनेंट से उसको शोकेस इसके अंतर्गत किया जा सकेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो पीएम श्री जो स्कीम्स है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि डेवलपमेंट करेगी 14,500 न्यू स्कूल्स का। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत न्यू स्कूल्स का डेवलपमेंट नहीं करना है बल्कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसमें से 14,500 स्कूल्स को चुना जाएगा, 14,500 स्कूल्स को चुना जाएगा और उसको एडवांस किया जाएगा इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, ना कि इसमें कोई नए स्कूल डेवलप किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो सिलेक्टेड स्कूल हैं उनको इक्विप किया जाएगा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज और स्पोर्ट फैसिलिटीज इक्विपमेंट से। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, तो उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी उसके अंतर्गत कंपोनेंट शामिल हैं, तो इनको जो 14,500 स्कूल्स को जो चुना जाएगा उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत और उसके सभी कंपोनेंट को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी इसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन है जिसमें से आपको 14,500 स्कूल्स को जो चुनना है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं वह आई है 1,65,382 स्कूल्स की। तो इसलिए ये अभी चर्चा में रहा। अगर हम जाने पीएम श्री के फीचर्स के बारे में, तो जो पीएम श्री स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा अराउंड 40,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। साथ ही साथ ये स्कूल्स हैं ये सिलेक्ट किए जाएंगे एमंग्स द स्कूल, इसके अंतर्गत कोई नया स्कूल नहीं बनाया जाएगा और ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या लोकल बॉडीज़ के स्कूल हैं तो उनके बीच में से ही इनको चुना जाएगा। साथ ही साथ जो सिलेक्टेड स्कूल होगा उसको इक्विप किया जाएगा विद द एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज और स्पोर्ट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट से। इसके अलावा इसमें जो 14,500 जो स्कूल्स हैं इनको
ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, एज अ मॉडल स्कूल उनको तैयार किया जाएगा। जो भी कंपोनेंट है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, तो उन कंपोनेंट से उनको लैस किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो स्कूल को चुना जाएगा वे एक तरीके से एक्ट करेगा एज अ मॉडल स्कूल, जो कि आपका ऑफर कर सकेगा मेंटरशिप ऑफ द अदर स्कूल्स। अगर उनकी जो भी विसिनिटी में जो अदर स्कूल्स आते हैं उनको वे एक तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करा सकता है। साथ ही साथ इस स्कीम का जो उद्देश्य है कि जो प्रोवाइड करा सके क्वालिटेटिव टीचिंग्स, लर्निंग्स और कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। इसके अलावा जो क्रिएट कर सके उनके हॉलिस्टिक और ऑलराउंडर इंडिविजुअल्स के जो इक्विप्ड होना चाहिए कि आज की 21st सेंचुरी के क्या स्कूल्स के अंतर्गत रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होना चाहिए, तो उनको इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जैसे कि पेडागॉगी के अंतर्गत जो एडॉप्ट किया जाएगा कि मोर इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल वे में उसको इस तरीके से तैयार किया जाए, और इसमें जो प्ले वे मेथड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाए, और इसमें एक तरीके से आपकी डिस्कवरी ओरिएंटेड और फाउंडेशन ईयर के अंतर्गत क्या क्या इसके अंतर्गत संशोधन किए जाने चाहिए, तो उसके अंतर्गत इनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें असेसमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर। इन द रियल लाइफ सिचुएशंस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको इसमें इक्विप करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जो आज की एक महत्वपूर्ण समस्या बेस्ट रिसाइकलिंग, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और इनसे संबंधित जो भी आपके ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल्स हैं उसको एक करिकुलम में शामिल करके स्कूल के बच्चों में उन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पीएम श्री स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक डिसीज यानी कि कालाजार डिसीज से संबंधित है, जिसको बिस्लेरेसिस लेशमैनियासिस भी कहा जाता है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि कालाजार, जिसको ब्लैक फीवर डिसीज भी कहा जाता है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके से जो प्रोटोजोआ जो आपका पैरासाइट होता है, जो कि आपकी लिस्टमेनिया जो कि स्प्रेड किया जाता है फीमेल सैंड फ्लाई की काटने के कारण, तो ये के कारण से कालाजार फैलता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये कंसीडर किया जाता है सेकेंड डेडलीस्ट पैरासिटिक किलर के रूप में वर्ल्ड आफ्टर द मलेरिया। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि कालाजार एक ब्लैक फीवर डिसीज के रूप में यह एक तरीके से नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये आपका जो प्रोटोजोआन जो आपका पैरासाइट्स होता है जीनियस लेशमैनिया का, और ये आपकी जो फीमेल सैंड फ्लाइज के काटने के कारण ये फैलता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये कंसीडर किया जाता है सेकेंड डेडलीस्ट पैरासिटिक किलर के रूप में इन द वर्ल्ड आफ्टर द मलेरिया, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिव्यू किया गया है एलिमिनेशन ऑफ कालाजार को, एज पर द अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो इसके अंतर्गत जो 98.7% जो कालाजार के जो केसेस हैं वे डिक्लाइन हुए हैं 2007 से 2022 के बीच में। अगर हम बात करें 2007 की, तो तब केसेस आते थे 44,533, जो कि अब घटकर रह गए हैं केवल 834। इसके अलावा अगर हम कालाजार की बात करें तो इसको ब्लैक फीवर डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, कि जो कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती है, और इसका जो कारण होता है एक प्रोटोजोआन पैरासाइट्स होता है जो कि लेशमैनिया जीनस से संबंधित होता है, और ये जो सैंड फ्लाई होती है उसके काटने के कारण ये प्रोटोजोआ शरीर में फैलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लेशमैनिया जो डोनावानी है ये केवल एक पैरासाइट है जो कि इस डिसीज का कारण है इंडिया के अंतर्गत। साथ ही साथ इसको कंसीडर किया जाता है सेकेंड डेडलीस्ट पैरासिटिक किलर के रूप में आफ्टर द मलेरिया। साथ ही साथ ये जो आपका लेशमैनिया जो डोनावानी है एक तरीके से एंडेमिक है इन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के स्टेट्स में, और इंडिया कंट्रीब्यूट करता है लगभग 11.5% ऑफ टोटल केसेस जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं ग्लोबली। साथ ही साथ ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिसीज है, और जो एंटी लिस्टमेनियस जो मेडिसिन्स हैं ये अवेलेबल हैं फॉर द ट्रीटमेंट।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं कि कालाजार को 2023 तक एलिमिनेट करने के लिए, तो नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये लॉन्च किया गया है फॉर कंट्रोल दिस डिसीज। साथ ही साथ एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस एंड कालाजार के लिए। साथ ही साथ जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल जो डिसीज होती हैं, एक तरीके से ये आपके डाइवर्स ग्रुप ऑफ 20 जो कंडीशंस हैं जो कि आपकी जो मेनली प्रेवलेंट रहती हैं इन ट्रॉपिकल एरियाज में, और इसके अंतर्गत ये जो डिसीजेस होती हैं वे एक तरीके से मोस्टली अफेक्ट करती हैं लगभग आपके मोर देन 1 बिलियन पीपल जो कि इम्प्रोवाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कि गरीबी स्थिति में जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनको ये इफेक्ट करती हैं। और इनको नेग्लेक्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इफेक्ट करती हैं एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो ये ज़्यादातर पुअर्स को ये इफेक्ट करती हैं, तो जिसके कारण से जो बड़ी बड़ी दवा निर्माता जो कंपनियां हैं इन डिसीज़ के लिए जो दवाई बनवाने के लिए वे एक तरीके से इसमें संशोधन करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि इसके कारण इसके उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। तो इसके कारण से इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कालाजार से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एंट्री नंबर 17 है स्टेट लिस्ट की, वह डील करती है वाटर, जिसके अंतर्गत वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल का ड्रेनेज और एम्बैंकमेंट और जो वाटर स्टोरेज एंड अदर वाटर पावर्स इसके अंतर्गत आती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह इसके अंतर्गत लॉ बना सकती है जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट और कोई अदर कोर्ट है उसकी जो जुरिसडिक्शंस है इसके संबंध में जो डिस्प्यूट है उससे उनको बाहर कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है 1956 उसके अंतर्गत ये एक जरूरी किया गया है, ये अनिवार्य किया गया है कि 6 मंथ के अंतर्गत इसमें जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को गठित किया जाए और 1 साल के अंतर्गत टाइम फ्रेम के अंतर्गत इसके अंतर्गत डिसीजन दे दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि एंट्री नंबर 17 जो स्टेट लिस्ट की है ये डील करती है वाटर से संबंधित, और ये आपके इसके अंतर्गत वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल की ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर आती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि पार्लियामेंट के पास ही जो 262 के तहत जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि जिसके अंतर्गत वह इसके संबंध में जो डिस्प्यूट होते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है उसकी जो जुरिसडिक्शंस को इसके अंतर्गत वह उसमें लॉ बनाकर उनकी जुरिसडिक्शंस को इससे बाहर कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है 1956 का, वह एक तरीके से इसमें 6 मंथ के अंतर्गत जो इसमें वाटर डिस्प्यूट जो ट्राइब्यूनल है उसको गठित करने की इसमें बात करता है, और इसमें 1 साल के अंतर्गत टाइम फ्रेम में उसका डिसीजन दे दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए अनिवार्य करता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 6 मंथ के अंतर्गत नहीं बल्कि 1 साल के अंतर्गत एक ट्राइब्यूनल गठित किया जाना चाहिए, और फिर उसका जो डिसीजन है वह 3 साल के अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है उसका रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी जो SYL है जो सतलज यमुना जो कैनाल है, तो उसके अंतर्गत जो इसमें जो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो भी इनके बीच में जो विवाद है इसको लेकर, तो जो रिवर रावी और जो ब्यास रिवर हैं तो उनके बीच में जो सेटलमेंट होना था वह अभी भी अनरिजॉल्व है। अगर हम बात करें SYL की, तो ये 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है और ये शेयरिंग करते हैं इसके अंतर्गत जो वाटर है रावी एंड ब्यास रिवर का बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब, जिसके अंतर्गत 122 किलोमीटर है ये पंजाब में है और 92 किलोमीटर जो है वह आपकी हरियाणा के अंतर्गत ये SYL देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये प्लान की गई थी इन 1966 आफ्टर द हरियाणा, जब इसके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे तब। इसके अलावा हरियाणा के द्वारा इसके जो स्ट्रेचेस था SYL कैनाल के अंतर्गत, तो इसको 1980 में इसमें कंप्लीट कर लिया गया, जबकि पंजाब के द्वारा इसमें जो रिपेरियन जो प्रिंसिपल्स और जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इस वाटर की इसके अंतर्गत वह इसके बारे में कहता रहा और इस तरीके का जो स्ट्रेस था वह उसके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया।
अगर हम बात करें रिपेरियन प्रिंसिपल्स की, तो ये एक तरीके से स्टेट का जो जो भी इसके अंतर्गत जो लैंड है ऑनर का, और उस लैंड से संबंधित कोई वाटर बॉडी है, तो उस पर उसको वाटर को यूज करने का जो अधिकार रहेगा उसके लैंड के ऑनर के पास रहता है। तो ये बात की जाती है रिपेरियन प्रिंसिपल्स के द्वारा। इसके अलावा पंजाब के द्वारा ये कहा गया कि अगर इस तरीके की कंडीशंस बनी रहती है तो 2029 तक ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा ग्राउंड वाटर का, जिसके कारण से कई क्षेत्र यहाँ पर 2029 तक सूखे पड़ जाएंगे। साथ ही साथ जो हरियाणा के द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि इसके जो सदर्न पार्ट है स्टेट्स का, वह वाटर प्रॉब्लम से वह फेस कर रहा है, जिसके अंतर्गत जो ग्राउंड वाटर है वह लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। हरियाणा के द्वारा इसमें जो डिनाई किया गया है जो राइटफुल जो शेयर है वाटर का अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो असिस्ट किया गया था इराडी ट्राइब्यूनल के अंतर्गत 1987 में, तो इसको हरियाणा मानने से इनकार करता है। इसके अलावा अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो एंटी नंबर 17 के अंतर्गत जो कि स्टेट लिस्ट की, तो ये एक तरीके से डील करती है वाटर को, जिसके अंतर्गत जो वाटर सप्लाई है, इरिगेशन है, कैनाल है, ड्रेनेज, जो एम्बैंक्समेंट्स हैं, आपके वाटर स्टोरेज और आप वाटर पावर्स है, तो वह इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ एक यूनियन की जो लिस्ट है एंटी नंबर 56 के अंतर्गत, ये यूनियन को एम्पावर करता है, यूनियन गवर्नमेंट को, कि वे रेगुलेट और डेवलपमेंट कर सके इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज का, जो कि आपके एक्सटेंड डिक्लेयर किया जा सकता है पार्लियामेंट टू द, जिसके अंतर्गत जो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको जल्द से जल्द उसके अंतर्गत उसे डिक्लेयर किया जाना चाहिए, उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 262 भी है जो कि इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वह इसके अंतर्गत एडजुडिकेशन या कोई भी इससे संबंधित डिस्प्यूट्स है, तो अगर उसके पास ऐसी कंप्लेंट आती है तो वह उसके रिस्पेक्ट में ये एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी उसके अंतर्गत बना सकता है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट इससे संबंध में कोई भी अगर केस आता है तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो एक्सरसाइज की जो पावर हैं, जुरिसडिक्शंस हैं, उसके अंतर्गत उनको कानून बनाकर उनकी जुरिसडिक्शंस की पावर को इसमें लिमिट किया जा सकता है इस केस से संबंधित। इसके अलावा इसमें जो मैकेनिज्म है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से संबंधित, तो इसी जो पावर है 262 के तहत जो संसद को पावर दी गई है, उसी पावर के अंतर्गत संसद के द्वारा ये एक्ट बनाया गया है कि रिजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट के लिए, कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इस एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिक्वेस्ट की जाएगी रिगार्डिंग एनी कोई वाटर डिस्प्यूट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वे रिक्वेस्ट करेगा, और इसके अंतर्गत जो भी वाटर डिस्प्यूट होगा ये उनके अगर स्वयं के नेगोशिएशन से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वह इसके लिए एक ट्राइब्यूनल का गठन कर दिया जाए। साथ ही साथ इस एक्ट का अमेंड किया गया था 2002 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो मेजर रिकमेंडेशन थी आपकी सरकारी आयोग की, तो वह इसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेट की गई। इसके अंतर्गत अमेंडमेंट के तहत ये कर दिया गया कि ये अनिवार्य कर दिया गया कि 1 साल के टाइम फ्रेम के अंतर्गत सेटअप किया जाएगा स्टेट की रिक्वेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, और उसका जो डिसीजन आ जाएगा 3 साल के टाइम फ्रेम के अंतर्गत उसके डिसीजन को भी उसके अंतर्गत दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।